हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है ओलंपस हैज फॉलन। ये मूवी बेस्ड है अमेरिका के व्हाइट हाउस पर हुए एक आतंकवादी हमले पे, जिसमें आतंकवादियों ने प्रेसिडेंट को होस्टेज बना लिया होता है। उनका प्लान होता है पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने का। इस हमले से प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए एक एजेंट अपनी जान की बाजी लगा देता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है कैंप डेविड से, जहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अपने सिक्योरिटी हेड जो के सीक्रेट सर्विस एजेंट माइक बेनिंग होते हैं। यहाँ इस कैंप में प्रेसिडेंट की वाइफ मार्गरेट एशर और उनका बेटा कॉनर भी उनके साथ यहीं पर होता है। माइक बेनिंग के प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, यहाँ तक के प्रेसिडेंट का बेटा कॉनर माइक को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता होता है। प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली तैयार होकर यहाँ से एक पार्टी के लिए निकल रही होती है। तब प्रेसिडेंट का बेटा कॉनर बोलता है कि मैं माइक के साथ जाऊंगा, और प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ रेसिडेंशियल लीमो में यहाँ से निकलते हैं। बाहर का मौसम बहुत ही खराब होता है, बहुत बर्फबारी हो रही होती है और तूफान भी आ रहा होता है। जब इन सबकी गाड़ियां एक रिवर ब्रिज पर पहुंचती है, तभी इनके कॉन्वॉय में जो गाड़ी सबसे आगे होती है उसकी टक्कर एक हिरण से हो जाती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। जो गाड़ी सबसे आगे होती है वो तो सीधा ब्रिज से नीचे गिर जाती है और प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ की कार ब्रिज के एकदम कॉर्नर पर आकर अटक जाती है। तब माइक जल्दी से प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ की मदद के लिए जाता है, पर उनकी सीट बेल्ट जैम हो चुकी थी। माइक किसी तरह प्रेसिडेंट को तो कार से बाहर निकाल लेता है, पर वो उनकी वाइफ को बाहर नहीं निकाल पाता और उनकी कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ से 18 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। माइक उस कैंप वाले हादसे से अभी तक परेशान था। वो अपनी वाइफ की बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज शाम को हम लोग एक मूवी देखने जाएंगे, और माइक इस समय यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जॉब करने लगा था। माइक यहाँ से निकलकर सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जेकब से मिलता है, जो कि जानती होती है कि माइक अभी भी उस कैंप वाले हादसे से उभर नहीं पा रहा है। तब लिन बोलती हैं कि तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और प्रेसिडेंट भी ये बात जानते हैं। प्रेसिडेंट अपने बेटे कॉनर के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी उनके गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और वो प्रेसिडेंट को मीटिंग के लिए लेकर जाते हैं। प्रेसिडेंट की आज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यूएस हाउस स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं। इनकी कंट्री में साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले थे और उसी बात को लेकर ये मीटिंग हो रही होती है। शाम को साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर ली अपने सिक्योरिटी इन चीफ कांग योनसुक के साथ व्हाइट हाउस में आते हैं और इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वेस्ट वर्जीनिया में दिखाते हैं कि एक एरोप्लेन इनकी टेरिटरी में एंटर हो जाता है, और जब उसे रोकने के लिए 2 अमेरिकन जेट्स जाते हैं तो वो उन पर ही अटैक कर देता है। तभी प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेसिडेंट को और उनके साथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर को बंकर में लेकर जाते हैं, और वो दुश्मनों का प्लेन अब आम नागरिकों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। वो कई नागरिकों की हत्या कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सब लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। माइक भी अपनी खिड़की से ये नजारा देखता है और फिर वो भी सड़क की तरफ भागता है ताकि वो सिविलियंस की मदद कर सके, और बाकी ट्रूप्स वाले भी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो दुश्मन के प्लेन को गिरा सके। वो एरोप्लेन व्हाइट हाउस के पास ही उड़ रहा होता है। तभी दूसरे जेट्स के जरिए उस एरोप्लेन पर हमला किया जाता है, जिसमें एक मिसाइल जाकर दुश्मन प्लेन को लग जाता है। जब वो क्रैश होने लगता है तो उसका एक पंख वॉशिंगटन की एक बड़ी सी बिल्डिंग से टकरा जाता है, और उसके बाद वो जाकर ब्लास्ट होता है। लेकिन बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा डैमेज हो जाता है, और जब वो टूट कर नीचे गिरता है तो उसमें कई टूरिस्ट
टेररिस्ट की जान भी चली जाती है और माइक व्हाइट हाउस की तरफ भाग रहा होता है। तभी उसे 2 सुसाइड बॉम्बर दिखते हैं जो कि फ्रंट गेट को ब्लास्ट कर देते हैं। तभी और कोरियन आतंकवादी भी निकलकर सामने आते हैं और वो सब सर्विस एजेंट्स पे ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं। एजेंट्स भी जवाबी फायरिंग करते हैं जिसमें कई आतंकवादी मर भी जाते हैं। तभी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर लिन जेकब को दिखाया जाता है जो कि जनरल क्लेग से मिलती हैं और बाकी सभी से पेंटागन में मिलती हैं, जहां पर उनको सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट बंकर में सेफ हैं। और यहाँ बंकर के अंदर दिखाया जाता है कि कोरियन प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी इन चीफ भी टेररिस्ट होता है और वो ही उन सारे टेररिस्ट का हेड होता है। कांग और उसके सारे साथी और प्रेसिडेंट का पुराना सीक्रेट सर्विस एजेंट डेव फोर्ब्स भी कांग के साथ मिल गया होता है और ये सारे लोग मिलकर प्रेसिडेंट और उनके साथियों को होस्टेज बना लेते हैं। बाहर एजेंट रोमा और बाकी सारे एजेंट्स मिलकर टेररिस्ट को रोक रहे होते हैं। तभी एजेंट रोमा डिक्लेयर कर देता है कि ओलंपस हैज फॉलन, जिसका मतलब होता है कि व्हाइट हाउस पर हमला हो गया है। तभी पेंटागन में यूएस हाउस स्पीकर ट्रम्बल को दिखाया जाता है जिन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। कांग जो के टेररिस्ट का हेड होता है वो पेंटागन में वीडियो कॉल करता है और कॉल में वो सबके सामने साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर देता है और अमेरिकन को ऑर्डर देता है कि तुम अपना 7th फ्लीट जो कि एक नेवी का वॉरशिप होता है उसे कोरिया से हटाने के लिए कहता है। और बंकर के अंदर कांग प्रेसिडेंट से कहता है कि ये बदला है उस सारे नुकसान का जो कि अमेरिकन ने नॉर्थ कोरिया पर किया होता है। और फोर्ब्स भी कांग का साथ दे रहा होता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट की पॉलिसीज के खिलाफ होता है। माइक भी व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच गया होता है और यहाँ पर वो एक टेररिस्ट पर हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। टेररिस्ट के पास से उसे प्रेसिडेंट के बेटे कॉनर की तस्वीर मिलती है जिससे कि माइक को समझ में आ जाता है कि टेररिस्ट को कॉनर की तलाश है। तब माइक यहाँ पर कांग के सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी माइक को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में आता है और यहाँ कमरे के अंदर उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है जिसके जरिए माइक पेंटागन से कनेक्ट करता है। पेंटागन में उसकी बात लिन जेकब से होती है। जेकब माइक की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है और जेकब यहाँ पे मौजूद सारे आदमियों को भरोसा दिलाती है कि माइक हमारा एक बहुत अच्छा सिपाही है और हम उस पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। माइक उन्हें अंदर की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि टेररिस्ट कॉनर को ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ पर एक टेररिस्ट आ जाता है और माइक उस टेररिस्ट की हत्या कर देता है। और यहाँ बंकर के अंदर दिखाया जाता है कि कांग एडमिरल होनिंग को टॉर्चर कर रहा होता है उनसे सेरबरस कोड पाने के लिए। सेरबरस कोड क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। कांग ने एडमिरल के गले पर चाकू रखा होता है। तब प्रेसिडेंट एडमिरल से कहते हैं कि आप इन्हें कोड बता दीजिए। तब एडमिरल उन्हें अपना कोड बता देते हैं और यहाँ पेंटागन में भी इन लोगों को पता लग जाता है कि 3 में से एक सेरबरस कोड एक्टिवेट हो चुका है। तब माइक जेकब को एक तस्वीर भेजता है जो कि एक टैटू की होती है जो उस टेररिस्ट के गले पे बना होता है जिसे माइक ने अभी मारा होता है। तब जेकब उस तस्वीर को जांच के लिए डाल देती है और यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट माइक को बताते हैं कि टेररिस्ट ने सेरबरस कोड एक्टिवेट कर दिया है। तब माइक पूछता है कि ये क्या होता है। तब एक्टिंग प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये टॉप मिलिट्री प्रोजेक्ट है जिसके जरिए टेररिस्ट हमारी कंट्री के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि तीनों कोड्स प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और वाइस प्रेसिडेंट के पास होते हैं और वो तीनों लोग बंकर में टेररिस्ट के साथ फंसे होते हैं। यहाँ पर माइक को समझ में आ जाता है कि टेररिस्ट प्रेसिडेंट के बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं। टेररिस्ट कॉनर के जरिए प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करना चाहते थे उनसे कोड निकलवाने के लिए, इसीलिए उन लोगों को कॉनर की जरूरत थी। तभी कांग सीसीटीवी फुटेज में माइक को देखता है। तब वो एक्स सिक्योरिटी एजेंट से पूछता है कि ये कौन है। तब वो बताता है कि ये प्रेसिडेंट का पुराना सिक्योरिटी चीफ था और इसी की वजह से प्रेसिडेंट की वाइफ की डेथ भी हुई थी। तब कांग अपने गार्ड्स को भेज देता है माइक को ढूंढने के लिए। माइक पहले यहीं पर काम किया
किया करता था, तभी उसे यहाँ पर हर एक चीज के बारे में मालूम होता है। माइक ये भी जानता होता है कि कॉनर हमेशा छुपने के लिए यहीं पर आता है, तभी माइक कॉनर को ढूंढ लेता है। माइक दीवारों के पीछे होता है और टेररिस्ट रूम में होते हैं। माइक जब कॉनर से बात कर रहा होता है तब टेररिस्ट को भी दीवार के पीछे से आवाज आने लगती है और सारे टेररिस्ट दीवार पर फायरिंग करने लग जाते हैं। माइक सही समय पर कॉनर को लेकर निकल जाता है। माइक ने कॉल कर कर जेकब को भी सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया होता है और जेकब ने माइक की हेल्प के लिए एक टीम को वहां से भेज दिया होता है। माइक कॉनर को वेंटिलेशन शेफ्ट के जरिए सेफली वहां से बाहर भेज देता है और बाहर कुछ सैनिकों के द्वारा कॉनर को सेफली यहाँ से निकाल लिया जाता है। माइक को यहाँ पर 2 टेररिस्ट दिखते हैं और माइक उन पर अटैक कर कर उनको बेहोश कर देता है। माइक जब उन दोनों टेररिस्ट को इंटेरोगेट कर रहा होता है तब वो लोग हंसने लगते हैं। तब माइक उनमें से एक का चाकू से गला काट देता है और जब माइक दूसरे से सवाल पूछता है तब वो सब कुछ बताने लगता है। तब माइक को जितनी भी जानकारी मिली होती है वो सारी कॉल कर कर पेंटागन में बताता है। माइक बताता है कि उस टेररिस्ट का नाम कांग योन सुक है और वो एक टेररिस्ट संस्था का लीडर है। उसके फादर को कोरिया में देशद्रोह के लिए फांसी हुई थी और उसकी माँ जब बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही थी तब अमेरिकन लैंडमाइन के जरिए उनकी डेथ हो गई थी। वो इतने दिनों तक साउथ कोरिया में ही छुपा हुआ था। कांग माइक को सैटेलाइट फोन के जरिए कॉल करता है माइक को धमकाने के लिए, लेकिन माइक ही कांग को धमकाने लगता है और वो उसे ये भी बताता है कि अगर तुम कॉनर को ढूंढ रहे हो तो मैंने उसे यहाँ से सेफली बाहर भेज दिया है। जो सुनकर प्रेसिडेंट भी खुश हो जाते हैं। कांग माइक से परेशान होकर फोर्ब्स को भेजता है माइक की हत्या करने के लिए। यहाँ पर कांग डिफेंस सेक्रेटरी को टॉर्चर करने लगता है उनसे दूसरा सर्बरस कोड लेने के लिए। डिफेंस सेक्रेटरी कोड नहीं बता रही होती है तो कांग उन्हें बहुत मारता है और जब उनकी हालत एकदम खराब होने लगती है तब प्रेसिडेंट डिफेंस सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि तुम अपना कोड कांग को बता दो। तब डिफेंस सेक्रेटरी अपना कोड कांग को बता देती हैं और यहाँ फोर्ब्स माइक को ढूंढ लेता है। माइक फोर्ब्स से अपने पुराने दोस्त की तरह ही बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि टेररिस्ट ने प्रेसिडेंट को बंकर में पकड़ कर रखा है। तब फोर्ब्स बोलता है कि पता नहीं कि ये कांग चाहता क्या है। तभी माइक बोलता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला। तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट में माइक फोर्ब्स को हरा देता है और उससे पूछता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। तब फोर्ब्स बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है। तब माइक उसे बोलता है कि तुम्हारे पास गलती सुधारने का एक मौका है। कहता है कि तुम कांग को कॉल करो और उसे बताओ कि मैंने माइक को मार दिया है और फोर्ब्स फिर ऐसा ही करता है और इसके बाद माइक फोर्ब्स के गले में चाकू मार देता है। यहाँ पेंटागन से एक्टिंग प्रेसिडेंट माइक को बताते हैं कि दूसरा सर्बरस कोड भी एक्टिवेट हो चुका है और जनरल बोलते हैं कि हम अपनी एक टीम भेज रहे हैं प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए। 5 हेलीकॉप्टर की एक टीम को भेजते हैं जिनके बारे में कांग को पता लग जाता है क्योंकि उसने पहले से ही यहाँ पर ड्रोन कैमरा फिक्स करवा दिए थे और कांग यहाँ पर हाइड्रा 6 हथियार को एक्टिवेट करवा देता है। तभी माइक कंप्यूटर पर देख लेता है कि दुश्मनों ने हाइड्रा 6 हथियार को एक्टिवेट कर दिया है। तुरंत पेंटागन में कॉल कर कर जनरल को बताता है। लिन जब पूछती है कि हाइड्रा 6 क्या है तब माइक उसे बताता है कि ये एक बहुत एडवांस्ड वेपन है जो कि हवा में मौजूद एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जनरल अपनी ट्रूप को वापस नहीं बुलाते और उनकी बेवकूफी के वजह से कई सैनिक मारे जाते हैं। माइक टेरिस पर चढ़कर उस हथियार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन जैसे तैसे कर कर माइक बच जाता है। इसके बाद कांग पेंटागन में कॉल करता है और वो वीडियो कॉल पर सबके सामने वाइस प्रेसिडेंट की हत्या कर देता है। कांग उनको ऑर्डर देता है कि तुम 7th फ्लीट को वापस बुलाओ और हमें यहाँ से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड करो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। ये कहकर कांग कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। माइक बिल्डिंग के सर्वर को हैक कर कर कांग का कनेक्शन बाहरी दुनिया से काट देता है। अब वो ना यहाँ से कोई वीडियो कॉल कर पाएगा ना ही कोई वीडियो बाहर रिलीज कर पाएगा और माइक कांग को धमकी भी देता है कि मैं जल्दी ही तुम्हें जान से मार दूंगा। तब कांग डिफेंस सेक्रेटरी को बंकर के बाहर लाता है ताकि वो उनको सबके सामने गोली मार सके। डिफेंस सेक्रेटरी जब बाहर की तरफ निकल रही होती हैं तब कांग उन पे गोली एम करता है लेकिन
तभी माइक कांग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि डिफेंस सेक्रेटरी की जान तो बच जाती है, लेकिन कांग बचकर वापस बंकर के अंदर चला जाता है। और यूएस आर्मी ने कांग की शर्त को मानकर अपने 7th फ्लीट को वापस बुला लिया होता है। इनके लिए एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर भेज दिया होता है। तब कांग अपने सारे आदमियों को लेकर और प्रेसिडेंट को भी एक काला कपड़ा पहनाकर सारे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाते हैं। और जब यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलता है तो थोड़ा ऊपर जाते ही हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। पेंटागन के ऑफिसर्स कॉल कर माइक को बताते हैं कि कैंग ने अपने आप को और प्रेसिडेंट को हेलीकॉप्टर के अंदर ही खत्म कर दिया। तब माइक बोलता है कि मैंने कैंग से बात की है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि वो खुदकुशी कर सके। और वो बताता है कि मुझे लगता है कैंग और प्रेसिडेंट अभी भी बंकर के ही अंदर हैं। तब एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाओ। और यहाँ बंकर के अंदर दिखाते हैं कि कैंग को तीसरा सेरबरस कोड भी मिल जाता है और वो सेरबरस को एक्टिवेट कर देता है। कैंग सारी मिसाइल्स को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा देता है। उन मिसाइलों के ब्लास्ट होने से अमेरिका की लगभग सारी ही आबादी इस धमाके में खत्म हो जाती और कैंग यहाँ से प्रेसिडेंट को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर माइक आ जाता है। माइक यहाँ पर कुछ टेररिस्ट को शूट कर देता है और प्रेसिडेंट कैंग को रोकने लगते हैं, लेकिन कैंग प्रेसिडेंट को शूट कर देता है और उनके पेट पर गोली लग जाती है। तभी माइक कैंग के ऊपर हमला करता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन कैंग माइक से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो माइक पर भारी पड़ रहा होता है। और तभी माइक अपनी पूरी ताकत लगाता है। माइक कैंग को गिरा देता है और माइक एक चाकू निकालकर कैंग के सर पर मार देता है, जिससे कैंग की मृत्यु हो जाती है। माइक दौड़ते हुए बंकर के अंदर जाता है और पेंटागन में कॉल कर बताता है कि प्रेसिडेंट जिंदा है, लेकिन मुझे इस होने वाली डिस्ट्रक्शन को रोकना है। तब पेंटागन वासी माइक को जल्दी से डीएक्टिवेशन कोड बताते हैं और माइक सक्सेसफुली आने वाले इस खतरे से पूरे अमेरिका को बचा लेता है। माइक प्रेसिडेंट को बाहर लेकर आता है, जहां पर वो अपने बेटे से मिलते हैं। माइक अपनी वाइफ लिया से मिलता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट एक स्पीच दे रहे होते हैं और जो भी लोग शहीद हुए होते हैं उन सबको श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। और यहाँ से बाहर निकलते वक्त प्रेसिडेंट माइक से हाथ मिलाते हैं और तब जाकर माइक को एहसास होता है कि उसने अपनी खोई हुई इज्जत, खोया हुआ सम्मान आज वापस पा लिया है। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।